जय हिंद दोस्तों। हम आज बेसिक सवाल के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम पिछली वीडियो में दोस्तों अमृत सवाल की चर्चा किए थे और इस वीडियो में हम लोग बेसिक सवाल की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बेसिक सवाल जैसे हमने आपको उस दिन बताया था कि प्रॉब्लमेटिक सवाल कि दो प्रकार के प्रॉब्लमेटिक सवाल होती हैं, एक एसिडिक होती है और एक बेसिक होती है। तो एसिक पे हम तो पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बेसिक सवाल की चर्चा करेंगे। तो बेसिक सवाल अगर हम देखें, बेसिक सवाल प्रॉब्लमेटिक रूप में अगर हम बेसिक सवाल देखें दोस्तों, तो बेसिक सवाल पहले अमूमन क्या होता है, हम ये जानते हैं कि pH 7 से अगर pH के रूप में अगर हम 7 से अधिक, जिस मृदा का pH 7 से अधिक हो जाएगा वो सवाल हमारा बेसिक सवाल कहलाता है। एक तो pH से हो गया, दूसरे तरफ से हम लोग ये पढ़ सकते हैं कि जिस सवाल में OH आयन की सांद्रता, OH आयन की सांद्रता H आयन की सांद्रता से अधिक हो जाए, इसका सांद्रता अधिक हो जाए, इससे ये कम रहे, ये अधिक हो जाए, इस प्रकार के सवाल हमारी जो होती हैं वो बेसिक सवाल होती हैं। अब दोस्तों बेसिक सवाल का जो क्लासिफिकेशन होता है, बेसिक सवाल के जो प्रकार होती है दोस्तों, वो बेसिक सवाल के जो प्रकार हैं आपका ये पहला है सेलाइन सॉइल, और दूसरा है आपका एल्केलाइन सॉइल। दोस्तों जनरली दो होता है, बट आप ऐसे लेंगे तो तीन होता है, एक सेलाइन सॉइल, एक एल्कलाइन सॉइल और एक होता है सेलाइन एल्केलाइन सॉइल। दोस्तों तो हमने आपको बताया कि जो बेसिक सॉइल होती हैं वो अमूमन हम तीन प्रकार की होती हैं, सेलाइन, एल्कलाइन। अब हम अच्छा मुख्यतः दो ही होता है, लेकिन हम तीनों प्रकार आपको बता दिए कि तीनों प्रकार होता है। और बेसिक सवाल का दूसरे रूप में कहीं कहीं नाम देते हैं, क्या देते हैं, साल्ट इफेक्टेड सवाल भी कहते हैं दोस्तों। तो उस प्रकार से ऐसे करते हैं कि जब जिस सवाल में घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक हो जाए। अब घुलनशील लवण क्या होता है, घुलनशील लवण कह सकते हैं जो जिप्सम, जिसकी जो है जिप्सम के घुलनशीलता से अधिक हो, वो क्या कहलाती है, घुलनशील लवण कहलाती है। जैसे अगर हम कहते हैं जिप्सम का होता है 0.24 ग्राम पर 100 ml वाटर, पानी। तो ये अब 0.24 ग्राम होता है, लेकिन जनरली रूप में हम लोग 0.25 ग्राम भी कहते हैं। तो इससे अधिक जो साल्ट अगर जल में घुल रहा है वो क्या हो जाएगा, घुलनशील साल्ट कहलाता है। तो दोस्तों हम आपको इस पे आ जाएं अब कि हमारा जो है बेसिक सवाल सेलाइन सवाल और एल्कलाइन सवाल और सेलाइन एल्कलाइन सवाल। हम हिंदी में अगर इसकी बात करें तो ये होता है लवणी मृदा, और इसकी बात करें तो क्या होता है दोस्तों, क्षारीय मृदा, और ये होता है क्षारीय लवणी क्षारीय मृदा दोस्तों। और इसको दूसरे नाम से भी सोडिक सवाल भी इसको कहते भी हैं, एल्कलाइन सवाल को सोडिक सवाल भी कहते हैं दोस्तों। तो ये हमारी बेसिक सवाल के प्रकार हो गया। और प्रकार के साथ साथ अब हम ये देखें कि बेसिक सवाल के बाद हमारा जो ये है, तो ये किस किस नाम से जानी जाती हैं, हम इसकी भी चर्चा कर लें दोस्तों। तो हम एक चार्ट बना रहे हैं दोस्तों, और ब्राउन एल्कली। तो दोस्तों हमने बेसिक सवाल में हमने कहा कि कहाँ किस नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे देखिए हम दो तीन सेलाइन एल्कलाइन और सेलाइन एल्कलाइन जो मेरी सवाल थी, तो भारत में
इसको सेलाइन को हमने आपको बताया लवड़ी कहते हैं, लवड़ी। तो सेलाइन को, हमारा जो सेलाइन होता है भारतवर्ष में, इसको रेह, कल्लर, खार, कारी इस नाम से पुकारते हैं जनरली। और फिर गिदराई जी ने दिया था सोलनचक, गिदराई जी ने सोलनचक दिया था, जो एक रशियन वर्ड है, गिदराई जी ने एक सोलनचक का था। और सोलनचक, चाक मतलब चाक, तो व्हाइट ही होगा, तो इसी नाम से आप देख सकते हो व्हाइट एल्कलाई, चाक का रंग व्हाइट होता है, तो व्हाइट एल्कलाई इसको हिलगार्ड जी ने दिया था। और उसी प्रकार से एल्कलाइन को देखेंगे, एल्कलाइन को हम क्षार कहते हैं, क्षार या सोडिक स्वाल। तो इसको भारतवर्ष में ऊसर, कल्लर, चौपन, चोंडू, क्षार के नाम से जाना जाता है, जबकि गिदराई जी ने इसे सोलोनज कहा था। और इस हिसाब से ये इनको हिलगार्ड जी ने इसको ब्लैक एल्कली कहा था। और जो हमारा सेलाइन और एल्कलाइन जो है, दोनों मिलाकर सेलाइन और एल्कलाइन है, उसको हम ब्राउन एल्कलाई कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक ही में हो गया। सेलाइन को हम सोलनचक मतलब व्हाइट एल्कली, और एल्कलाई क्या होता है आपका, सोलोनस मतलब ब्लैक एल्कली, और आपका सेलाइन एल्कलाइन जो होता है दोस्तों, ब्राउन एल्कलाइन के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने आपको बताया कि किस भारतवर्ष में या अन्य जगह में किस किस नाम से हम इसको जानते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं, लिखना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक दोस्तों, तो हम अब आगे बढ़ते हैं कि देखिए, हमने सॉल्यूबल साल्ट की बात की थी कि जो जिस मृदा में क्या होते हैं कि सॉल्यूबल साल्ट अधिक हो जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, बेसिक सॉल्ट हो जाते हैं। हमने आपको बताया जिप्सम वगैरह के बारे में। अब देखिए, उसके बाद अगर हम चलें तो आपका हम एक लेते हैं सेलाइन हम लेते हैं दोस्तों। सेलाइन सवाल देखिए, सेलाइन हमारा क्या होता है, सेलाइन। और सेलाइन के पहले हम ये बात कर दें कि एल्कलाई जो आपका बेसिक सवाल है, अमूमन पाई कहाँ जाती है, पहले इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लें। जैसे कि हम बताए थे, जहाँ अधिक बारिश होती है वहाँ पे तो आपका एसिडिक सवाल होता था, तो ये सवाल कहाँ पाई जाती है, ये सवाल अक्सर जो होता है वहाँ पे पाई जाती है जहाँ पे शुष्क मौसम हो या अर्ध शुष्क मौसम हो, जहाँ पे बारिश बहुत कम होता हो, वहाँ पे इस प्रकार के इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि दोस्तों देखिए, जब हमारा देखिए ये है, मान लीजिए इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, जो कि आपके बेसिक के जो जिस कारण से बेसिक मृदा हो जाती हैं, वो जो तत्व हैं जो उसके कारक हैं ये हैं। तो क्या, जब बारिश नहीं होती, जब मौसम शुष्क होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जमीन से अंदर से जो जल होते हैं वो कैपिलरी ट्यूब, केसी नलिका के द्वारा क्या होती है, ऊपर आती हैं, ऊपर आती हैं जल। इस हिसाब से तो इनके साथ जो इसमें जल में सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम घुले होते हैं, वो भी सरफेस पे आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं मित्रों, सरफेस पे आ जाते हैं। किसके, सॉइल सरफेस पे, सॉइल सरफेस पे आ जाते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब सरफेस पे आ जाते हैं। और सरफेस पे आने के बाद देखेंगे क्या होगा कि पानी तो यहाँ से वाष्प होकर के उड़ जाएगा, लेकिन क्या होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसके जो यौगिक होते हैं, जो इसके लवण होते हैं, सबके एक क्या होते हैं, सरफेस पे बनी रहती हैं, जिससे कि हमारी मृदाएं क्या होती हैं, लवड़ी एवं क्षारी मतलब बेसल हो जाती हैं। तो हम अब बात करते हैं इस प्रकार की सेलाइन की। अगर हम बात करें तो सेलाइन हमारा जो सेलाइन है, मतलब कि लवड़ी मृदा है दोस्तों। देखिए, लवणता होती पहले कैसे, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो बेसिक जो तत्व यौगिक होते हैं, मृदा होती है, बेसिक प्रकार की जो मृदा होती है, उनका पीएच 7 से अधिक होता है। तो हम 7 से अधिक तो हम बता रहे हैं, तो इसमें हमारे सेलाइन, एल्कलाइन तीनों का भी पीएच क्या होगा, 7 से ऊपर होगा। और तीनों में क्या होता है, वो या चायन की अधिकता होती है या इनके लवणों की अधिकता होती है। लवण क्या होते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मैं जैसे पहले ही बताया कि इनमें सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि तत्व होते हैं। इनके
सेलाइन में सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम के क्या होते हैं, इनके आपके क्लोराइड और सल्फेट होते हैं, क्लोराइड और सल्फेट होते हैं। तो जब इनके साथ एक रिएक्ट करते हैं तो देखिए क्या क्लोराइड और सल्फेट, सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड और सल्फेट होते हैं। तो ये जब इससे क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा सोडियम क्लोराइड बना लेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा, कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा, और इसी प्रकार से सोडियम सल्फेट बना लेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा, और कैल्शियम सल्फेट बना लेगा। तो ये सोडियम मैग्नीशियम में क्या होते हैं, लवण होते हैं, जो कि क्या होता है मृदा सरफेस पे आ जाते हैं, मृदा सरफेस पे आ जाते हैं। इनके कारण मृदा क्या हो जाती है, लवणी हो जाती है, और जो ये जो लवण होते हैं ये सफेद कलर के होते हैं, इसलिए क्या होता है मृदा के ऊपर क्या होता है सफेद परत दिखाई देती है लवणी मृदा की। तो लवणी मृदा के दोस्तों हमने आपको क्या बताया कि लवणी मृदा का जो पीएच होता है 7 से अधिक और 8.5 से कम होगा, 7 से लेकर के 8.5 के बीच में होगा, और इनमें जो होता है सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट मिले होते हैं, जिसके कारण ये क्या होती है, ये मृदा लवणी हो जाती है। अब वही मैं बात करूं दोस्तों आपका सेलाइन की, एल्कलाइन की अगर मैं बात करूं, एल्कलाइन की मैं बात करूं, एल्कलाइन मतलब आपका क्षारीय मृदा या इसको सोडिक सॉइल भी कहते हैं। देखो दोस्तों ये क्या होता है कि उसमें सोडियम सेलाइन में आपके सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट मिले होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, इसमें सोडियम मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्या मिले होते हैं दोस्तों, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट मिले होते हैं। क्या मिले होते हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट मिले होते हैं। और इनके सोडियम के कार्बोनेट अगर होगा तो सोडियम का कार्बोनेट हो जाएगा तो क्या बना लेगा Na2CO3, मैग्नीशियम के कार्बोनेट होगा MgCO3, और कैल्शियम के कार्बोनेट होगा CaCO3। उसी प्रकार उसके बाइकार्बोनेट क्या हो जाएंगे NaHCO3 और MgHCO3 का ट्वाइस, और कैल्शियम HCO3 का होल ट्वाइस, दोनों का होल ट्वाइस। तो ये हुआ, हमने आपको बताया दोस्तों कि एल्कलाइन में क्या होता है, सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट मिले होते हैं, और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के जब यौगिक बनेंगे तो क्या सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे, जिससे ये इस लवण के कारण मृदा के ऊपर क्या होती है, एक काली परत बन जाती है, इसलिए इसको ब्लैक एल्कलाई कहते हैं, काली ऊसर। ठीक है, काली ऊसर कहते हैं। दोस्तों ये तो हुआ आपका जो है कि किस कारण से होती हैं, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि सेलाइन में क्या होते हैं दोस्तों, सेलाइन वाले मृदा में जो होते हैं आपके सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम के क्या होते हैं, क्लोराइड और सल्फेट होते हैं, इनके यौगिक होते हैं। और एल्कलाइन में क्या होते हैं, सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं। और इनकी अगर परिभाषा की बात करूं मैं, तो पहले मैं एक चार्ट दे रहा हूं, चार्ट के माध्यम से इनके परिभाषा को आप समझिए। चार्ट अगर हम एक बनाएं दोस्तों तो देखिए हम इस प्रकार से बना दे रहे हैं, ये हो जाएगा इस प्रकार ले लीजिए आप, यहाँ पे लिखिए सेलाइन, और ये एल्कलाइन, और ये होगा आपका सेलाइन एल्कलाइन, और ये हो जाएगा सेलाइन एल्कलाइन, सेलाइन एल्कलाइन हम बना दे दोस्तों। देखिए अब क्या करेंगे, हम इसको बना दे। यहाँ पे हम क्या करें, हम इसी की बात करेंगे। इसी मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जानते हैं आप लोग,
और ये क्या होता है, डेसी साइमन पर मीटर होता है, इसकी पैमाना जो होती है डेसी साइमन पर मीटर होता है, ये हो गया। और उसके बाद हम अगर बात करें एक्सचेंजेबल सोडियम, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज की मैं बात करूं, ESP, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज की बात मैं कर लेता हूं। उसके बाद क्या करेंगे, SAR, सोडियम एग्जार्बेशन रेशियो, सोडियम एग्जार्बेशन रेशियो, ये हो गया। और यहाँ पे मैं पीएच की मैं बात कर लूँ तो दोस्तों मैं क्या क्या मैं एक पैमाना लिया, देखिए यहाँ पे मैं EC का पैमाना ले लिया, और ESP मतलब एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज हो गई, और SAR सोडियम एग्जार्ब रेशियो हो गई, और पीएच मैं इस पे इसकी बात अगर करता हूँ। और देखिए दोस्तों, तो इसकी जो पैमाना होती है मतलब चार, हम चार की बात कर लेते हैं। देखिए सोडियम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड एक लवण है, और वो क्या है, एक विद्युत चालकता है भाई सोडियम। और जब उसके सोल्यूशन में जाते हैं तो क्या होगा, उसमें जाहिर सी बात है कि क्या होगा, उसकी विद्युत चालकता अधिक होगी। तो हम इसकी पैमाना 4 पे लेंगे, और इसकी पैमाना 15, इसकी और इसकी 8.5। तो सोडियम जो लवण है उनकी अधिकता के कारण इनका जो है EC जो होगा वो क्या होगा, अधिक होगा, हाई होगा। तो मतलब 4 से क्या होगी, बड़ी होगी, 4 से बड़ी होगी दोस्तों। और ये क्या होता है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज क्या होता है, 15 से कम होता है। और SAR सोडियम एग्जार्ब रेशियो क्या हो, 13 से कम होता है। और इसका पीएच जो होता है 8.5 से कम होता है, मैं पहले ही चर्चा किया, 7 से लेकर 8.5 के बीच में होता है। एल्कलाइन क्या होता है, एल्कलाइन में क्या होता है कि इनकी जो विद्युत चालकता होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, वो 4 से कम होती है। और ये क्या होता है, ये 15 से अधिक होता है, और 13 से क्या होता है, अधिक होता है। और ये क्या 8.5 से अधिक होता है। और सेलाइन एल्कलाइन की मैं बात करूं तो सेलाइन, देखिए ये सेलाइन का मानक हो गया, और ये एल्कलाइन का मानक हो गया, ठीक है दोस्तों। और ये क्या सेलाइन एल्कलाइन, अगर सेलाइन एल्कलाइन की मैं अगर बात करूं तो ये दोनों का, इस सेलाइन एल्कलाइन में दोनों के गुण होते हैं, दोनों के गुण प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनका क्या होगा, EC भी 4 से अधिक होगा, इनका क्या होगा, ESP भी 15 से अधिक होगा, SAR भी क्या होगा, 13 से अधिक होगा, और पीएच भी क्या होगा, 8.5 से अधिक होगा। अब मैं इसी के आधार, इस पैमाने के आधार पे मैं इनकी अगर डिफिनेशन की मैं बात करूं तो डिफिनेशन देखिए 25 डिग्री सेल्सियस की बात करो, समान ताप की बात करो, ऐसी मृदा जिस समान ताप पे ऐसी मृदा जिसकी विद्युत चालकता जो है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या हो, 4 से अधिक हो, और ESP 15 से कम, SAR 13 से कम, और पीएच 8.5 से कम हो, ऐसी मृदा क्या होती है, सेलाइन मृदा कहलाती है। और वही मैं अगर एल्कलाइन की मैं बात करूं तो सामान्य ताप 25 डिग्री सेल्सियस पे देखेंगे तो इनकी विद्युत चालकता 4 से कम, ऐसी मृदा जिसकी विद्युत चालकता 4 से कम, और ESP 15 से अधिक, SAR 13 से अधिक, और पीएच 8.5 से अधिक हो, वह मृदा क्या होती है, क्षारीय मृदा कहलाती है। वो मृदा क्या कहलाती है, क्षारीय मृदा कहलाती है। और ये तो मैं आपकी परिभाषा की मैं बता दें, मैं पैमाना की बात। अब देखो दोस्तों, इसमें पैमाना जो होती, पैमाना हम लोग रखते हैं, पैमाने में क्या होता है, थोड़ी सी दिमाग लगाइए, देखेंगे हमने 1 2 3 4 मानक दिया है, तो 4 मानक में देखिए बस 4 का पकड़िए, कान 4 को पकड़िए आप, 4 अधिक कर दीजिए और टोटल क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। 4 अधिक तो टोटल कम, और 4 कम तो टोटल अधिक। याद करने का सबसे सरल तरीका, 4 EC अधिक है तो सब कम होंगे, और EC कम है तो सब अधिक होंगे, और इसमें तो टोटल अधिक ही है। तो ये हो गया दोस्तों, मैं आपको इस हिसाब से मैं इसकी पैमाना में बता दें किस पैमाने के अंतर्गत इनको हम सर्टिफाई कर सकते हैं और कैसे होते हैं। और उसके बाद इनकी हम अगर बात करें, अब हम अगली अगर बात करें आपसे अगला बात, तो ये होती है इनके फैक्टर्स, इनके बनने के कारक, फैक्टर किस फैक्टर से बनती है दोस्तों। तो मैं पहला फैक्टर ले लूं कि पेरेंट मटेरियल, PM, मैं पहला अगर फैक्टर लूं तो पेरेंट मटेरियल, हमने आपको बताया था कि जिस प्रकार की चट्टानों से वेदरिंग होकर के मृदा बनेगी, क्या होगा, वो मृदा भी उसी के गुण के जैसा होगा, जैसे मैं आपको अम्लीय में भी बताया था। तो इसमें बेसाल्ट अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बेसाल्ट मृदा जो है अम्लीय प्रकार की होती है, अगर उससे कोई मृदा बनी है
तो वो चूंकि वो बेसिक नेचर का होता है, इसलिए उससे बनने वाली सभी मृदा बेसिक हो जाएंगी। और नेक्स्ट होगा कम वर्षा, शुष्क क्षेत्र सेमी कम वर्षा। देखिए कम वर्षा से क्या होता है कि हमने आपको पहले ही बताया, कम वर्षा से क्या होगा कि मृदा में जब कम बारिश होगी तो क्या होगा, मृदा में नीचे से क्या होगा, एक कैपिलरी ट्यूब जनरेट हो जाती है। कैपिलरी ट्यूब मतलब केशकीय नलिका हो जाती है, उसके जरिए से सभी तत्व जो होते हैं क्या होते हैं, सरफेस पे आकर के जम जाते हैं। जो भी सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम के यौगिक हैं वो आकर के क्या होते हैं, सरफेस पे जम जाते हैं, जिसके वजह से वो मृदा क्या हो जाती है, लवड़ी एवं क्षारीय हो जाती है। नेक्स्ट होता है उच्च जल स्तर। क्या होता है उच्च जल स्तर, मतलब कि हाई वाटर लेवल, उच्च जल स्तर, हाई वाटर लेवल से मैं क्या बताऊं आपको कि जैसे क्या होता है किसी मृदा के जो जल स्तर उच्च है, जल स्तर उच्च है तो उसमें क्या होता है कि जो लिंक की होती है, लिंचिंग की जो प्रोसेस होती है, निक्षालन की जो लिंचिंग की प्रोसेस होती है, वो क्या होता है उच्च जल स्तर के कारण वो लिंच नहीं हो पाता है। जब पानी के साथ तत्व लिंच नहीं करेगा तो क्या हो जाते हैं, इनसे सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम जो होता है क्या हो, कहाँ रहेगा, सरफेस पे ही बना रहेगा, जिससे मृदा क्या हो जाती है, लवड़ी एवं क्षारीय हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कहूं तो ड्राइनेज मतलब जल निकास। हम जल निकास की अगर बात करें, जल निकास, हम जल निकास की बात करें दोस्तों, तो जिस मृदा की जल निकास नहीं रहेगी, अर्थात पानी क्या होगा उसी मृदा में इकट्ठा रहेगा, वो जल निकास क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, तो क्या होगा पानी वहीं पे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, लिंच करेगा धीरे धीरे। और क्या होगा जब वहीं कहीं बहर के नहीं जाएगा, पानी धीरे लिंच करेगा, तो जो उसके जो सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम है वो क्या होंगे, सरफेस पे आकर के सूख जाएंगे, जम जाएंगे, जिसकी वजह से वो मृदा क्या हो जाती है, लवड़ी एवं क्षारीय हो जाती है। उसके बाद में आप बात करूं तो क्षारीय उर्वरकों की मैं बात करूं, और क्षारीय उर्वरकों की होती है क्षारीय उर्वरक, क्षारीय उर्वरक बेसिक नेचर के फर्टिलाइजर, बेसिक नेचर के फर्टिलाइजर यूज करते करते हमारी मृदा क्या हो जाती है, लवड़ी एवं क्षारीय हो जाती है, ये हो जाती है। नेक्स्ट होती है आपका एक ही परत पे जुताई करना। जैसे मान लीजिए हमारा जो जुताई करने का जो ढंग है, जो प्लाउइंग का ढंग है, जुताई करने का ढंग है, हम क्या होते हैं एक बार बार क्या होता है एक ही लेवल पे हम उसके हर से जुताई करते रहते हैं। जब हम एक ही लेवल से जुताई करते रहेंगे तो क्या होगा, ये एक सख्त परत बन जाएगी। जब एक सख्त परत बन जाएगी तो क्या होगा, जल जो है लिंच नहीं करेगा। जब जल लिंच नहीं करेगा तो जो भी लवण है क्या सरफेस पे बने रहते हैं, इसके भी कारण होता है। नेक्स्ट कारण है प्रोफाइल का हार्ड होना। जब उप मृदा में सब मृदा में जो नीचे मृदा है, सब मृदा में जब उसकी प्रोफाइल हार्ड होगी तो क्या होगा, जल लिंच नहीं करेगा, वाटर लिंच नहीं करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो उसके तत्व हैं सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम वो क्या होंगे, ऊपर रह जाएंगे, सरफेस पे ही बने रहेंगे और मृदा का अम्लीय होने का कारण हो जाती है, सॉरी क्षारीय होने का, सॉरी सर बच्चे, लवड़ी एवं क्षारीय होने का कारण बन जाती है। अब उसके बाद एक और फैक्टर हो जाती है, जैसे कि समुद्र के किनारे वाला एरिया हो जाएगा, या जहाँ पे हम सिंचाई की अधिक साधन होती है, जहाँ सिंचाई का अधिक व्यवस्था है, चाहे वो भूगर्भ से सिंचाई हो, चाहे वो काला नहरों से सिंचाई हो, उस सब की मृदा के आसपास की मृदाएं जो होती है जो इस तरह से सिंचाई करते हैं, वो मृदा भी क्या होती है, लवड़ी एवं क्षारीय में परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा बनने का कारण, कहाँ कहाँ बनता है, हमने आपको मृदा किसके कारण होता है, कितने प्रकार का होता है, कहाँ बनता है, हमने ये सब का जिक्र कर दिया। और मैं लवड़ी और क्षारीय की अगर बात करूं तो लवड़ी क्षारीय मृदा जो होता है सबसे अधिक लवड़ी क्षारीय मृदा जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, और वैसे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, जहाँ पे नहरों द्वारा अधिक सिंचाई हो गया, सिंचाई के सबसे अधिक साधन है, वहाँ पे भी हमारी मृदा जो है क्षारीय हो जाती है। जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और समुद्री बेल्ट ले लिया जाए तो गुजरात हो गया, इस सब पे कावला मृदाएं हमारी जो है कि अम्लीय और लवड़ी और क्षारीय हो जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक क्या है, क्षारीय वाला मृदा, लवड़ी और क्षारीय दोनों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है। और अगर सिर्फ लवड़ी की बात करें, सिर्फ लवड़ी की बात करें तो गुजरात का कच्छ, गुजरात का
कच्छ एरिया ये सबसे अधिक है। और क्षारी की मैं बात करूं, क्षारी की बात करूं तो उत्तर प्रदेश है, और मैं दोनों की बात करूं लवड़ी और क्षारी की तो उत्तर प्रदेश है। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।